Assalamu alaikum dear students. Dear students, this is our fifth lecture of Management Information System जिसके अंदर हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके मॉडल्स को डिस्कस किया था। तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और हम इसको यूज़ क्यों करें, आज हम इसको देखेंगे और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका रोल क्या है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को ग्लोबल मूव करने की वजह क्या है? एज डे बाय डे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो कंपनीज भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करती हैं क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज हमें चीप रेट्स पे मिल रहे होते हैं। एज जस्ट लाइक इन आवर पाकिस्तान, इंडिया, और अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे लेबर के रेट्स कम है, तो इस वजह से भी हम मूव कर जाते हैं। या कुछ सप्लीमेंट जो सप्लाईज हैं उसके रेट्स कम है, इस वजह से हम वहाँ पे मूव करते हैं कि वहाँ पे प्लांट लगाना और उसको ऑपरेट करना हमें सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, इस वजह से मूव करते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें अपना रोल क्या प्ले करता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज डाटा और डिसेंट्रलाइजेशन डाटा पे काम करता है। वो डाटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। फॉर एग्जाम्पल के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ इन दिस पाकिस्तान और उसकी सब्सिडरी जो वो अदर कंट्रीज के अंदर हैं, तो वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा, उनको इन्फॉर्मेशन देगा कि वो डाटा को किस तरह से यूज़ करेंगे या कौन सा डाटा उनके लिए हेल्पफुल होगा। इस सारी चीज़ में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल वो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कितनी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए या वहाँ के जो उसकी रिसर्च होगी उसमें सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्पज़ की, तो इसका पर्पज़ क्या होगा कि एक तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पर्पस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डाटा को स्टोर करना, ठीक है, स्टोरिंग है, मैनिपुलेटिंग द डाटा, ठीक है, ट्रांसमिट द डाटा, ये भी एक फंक्शन है। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये हमें जर्नल रिसर्च में भी हेल्प आउट करता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जर्नल रिसर्च, इसका एक पर्पज़ ये भी है कि जर्नल रिसर्च में हेल्प आउट करता है। फिर थर्ड इसका पर्पज़ ये है कि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हेल्पफुल होगा ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सिस्टम दैट सर्व्स ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीपल कंट्रीज, ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल कंट्रीज को सर्व कर रहा होगा उसको हम जो है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। वो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर सकता हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट वर्क अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, जो जिस कंट्री के अंदर आप काम करें उससे बाहर जब वो एक सिस्टम को आप मूव करते हैं और उस पर काम करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज काम करता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड सब्सिडरीज बिटवीन कंट्रीज, उन कंट्रीज के हेडक्वार्टर्स, अगर मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के अंदर उसका हेडक्वार्टर है तो वो उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या हेडक्वार्टर है, और जो उसकी सब्सिडरी है वो किसी और कंट्री के अंदर है, तो उसमें कम्युनिकेशन के गैप को कम करने के लिए हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। स्टोर, मैनिपुलेट एंड ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस कल्चरल एंड जियोग्राफिकल बाउंड, वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई उसके पर्पस में भी, कि डाटा को स्टोर करना और उसको मैनिपुलेट करना, उसको ट्रांसमिट करना अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? डिजाइन ग्लोबल साइट टू कैटर लोकल नीड्स, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं, वो ऐसी साइट्स डिजाइन कर रही हैं जो कि लोकल नीड्स को कैप्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड की अगर हम बात करें तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स या जिस कंट्री के अंदर उसकी वो सब्सिडरी है वो पाए जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो को, जहाँ के जिस तरह के लोग हैं या उसके उनकी जो आदतें हैं उस तरह का उनका मेन्यू है, और वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द नेटिव्स हैं, ठीक है। अगर वो लाइक मैकडॉनल्ड के अगर मैं आपको बड़ी देसी से एग्जांपल दूं कि वो बर्गर्स वगैरह अगर वो खा रहे हैं तो वो हैवी किस्म का है, वो पाकिस्तानी जो है वो उनके मुंह के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट अपनी डिज़ाइन करेंगे जिस तरह के पाकिस्तानी हैं। इसको आप किसी भी एग्जांपल के अंदर ले सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ बनाते हैं या वहाँ के नेटिव पर्सन के अकॉर्डिंग ही चीज़ बनाएंगे जैसे वहाँ के लोग हैं उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लोकल नीड्स को कैटर करने के लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी
ये फायदा कैसे दे रही है इंटरनेशनल कंपनी जो है वो ग्लोबलाइजेशन में या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कैन इंक्रीज कंट्रोल एंड एनहांस कोऑर्डिनेशन। इससे क्या फायदा हुआ इंटरनेशनल कंपनीज को कि उनका जो कंट्रोल है और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो एनहांस हो गया, वो बढ़ गया। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है उसको देखते हैं। कंट्रोल सेंट्रलाइज डेटा, आप एक ही जगह से बैठे हुए तमाम सब्सिडरीज के डाटा को जो है वो एक ही जगह पे देख रहे हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा है आपके पास, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई हो रहा है, हर सब्सिडरी के अंदर अप्लाई हो रहा है, वो उसी पे ही काम कर रहे हैं, उससे वो अपना अपना डिजाइन नहीं किया हुआ। तो ये होता है कंट्रोल। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम, वो परफॉर्मेंस भी ट्रैक की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। और दूसरा ये कि अगर इंडिया के अंदर सब्सिडरी है तो हम ये देखेंगे कि वहाँ से हमें ग्रोथ कितनी मिल रही है, प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, वो बताएगा कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग या हमारे काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, या वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग टू द नीड चीज़ें बन रही हैं तो वो उसको लाइक करें, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें अपना रोल प्ले करती है कि वो सेंट्रलाइज डेटा एक ही जगह से डाटा को इकट्ठा करने उसको आगे भेजने में हेल्प आउट करती है। कोऑर्डिनेशन क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो डाटा को मैनेज करते हैं या वो उसके अकॉर्डिंग ही वो डाटा को इकट्ठा करते हैं, सब्सिडरी जो होती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन विद डिपार्टमेंट, जब जो कोऑर्डिनेशन अगर बढ़ानी हो तो डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, और स्टैंडर्डाइजेशन विद इन डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए एक ही स्टैंडर्ड हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो यूज किया। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मार्केटिंग, परचेजिंग, ये एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट तभी कर सकेंगे जब वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट स्टैंडर्ड्स विद इन डिपार्टमेंट्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट स्टैंडर्ड्स, आप स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, और वो किससे पॉसिबल होगा, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा कि वो एक ही तरह का जो स्टैंडर्ड है वो हर जगह पे अप्लाई किया जा सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन है, ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अब हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं और किन चीज़ों को हमें फुलफिल करना पड़ता है ग्लोबली मूव करने के लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी? ग्लोबल डाटा एक्सेस, सबसे फर्स्ट एंड बेसिक एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो है वो ग्लोबल डाटा एक्सेस है कि आपकी डाटा तक एक्सेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की वो लिमिटेड इंटरनेट की डाटा की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है, वो एक तो वाइडर नहीं है और इसका स्कोप जो है वो वाइडर होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सेस जो है वो वाइडर स्कोप होनी चाहिए और वो हर जो है वो पार्टिसिपेंट डाटा को जो है वो रिट्राइव कर सकता हो, उसको गेन कर सकता हो, अपने अकॉर्डिंग जो डाटा उसको चाहिए उसको ले सकता हो, उसकी ग्लोबली एक्सेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि डाटा रेस्ट्रिक्टेड हो, जब डाटा रेस्ट्रिक्टेड होगा तो वो एग्जैक्टली वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। कंसोलिडेटेड ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, अब कंसोलिडेटेड ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो एक इंटरनेशनली मूव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब आपके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग को सॉल्व करने के लिए, ऑडिटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जो है वो ग्लोबल लेवल पे रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, नीड एनालिसिस आपने किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक मेजरमेंट्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है, रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करते ग्लोबल मूव करने की, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में फ्लॉप हो जाएंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड सब्सिडरीज, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए और ये रिक्वायरमेंट है कि इसके हेडक्वार्टर और सब्सिडरी के जो दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट एंड स्मूथ होनी चाहिए। और उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे। अब स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है कि सबसे पहले प्लानिंग सपोर्ट, आप जो मेन हेडक्वार्टर है वो प्लानिंग सपोर्ट दे। प्लानिंग सपोर्ट किस में होगी कि कितनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, किस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, स्ट्रेटजी बनाए, प्लान बनाए, फ्यूचर प्लान्स बनाए जाएं कि प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे लेकर आना है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, या वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज या प्लानिंग जो की जाती है बेसिकली उसको आप प्लानिंग सपोर्ट कहते हैं, जो कि आपको मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रलाइज डेटा से मिल रही होती है। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल रिस्क,
अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के अंदर के मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो अराइज हो रहे होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स किसके दरमियान हो जाते हैं, वो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान भी हो सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं को वहाँ और एक पॉलिटिक्स कंट्री के अंदर अवेलेबल है, अब वो जब चेंज होती है, वो पार्टी कोई नहीं आती है तो पॉलिटिकली वो पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं या वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ पे और इस वजह से वो जो बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पे मूव करके आप वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर शुरू से ही एक प्रॉब्लम रही है कि एक्सचेंज रिस्क जो होता है, जब आपने एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज आपने एक चीज़ परचेज की है और आपने वो उसकी पेमेंट जो है वो 2 साल बाद कर दी है सपोज करें, तो ये डिसाइड होना कि आज जिस रेट पे आपने चीज़ को बाय किया है वो उसकी पेमेंट आज के रेट पे 2 साल बाद की जाएगी या आने वाले। तो रिस्क उसमें क्या है कि अगर आप 2 साल बाद पेमेंट करेंगे और उस डॉलर्स पे पेमेंट करेंगे जो करंट रेट चल रहा होगा 2 साल बाद, तो मे बी कि वो रेट बहुत ज़्यादा और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये एक्सचेंज रिस्क जो है वो हमेशा से एक अलार्मिंग सिचुएशन रही है, इसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल टैक्स रिस्क, ग्लोबल लेवल जब मूव करते हैं तो टैक्सेस का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उसको किस तरह से मैनेज करना है ये भी एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को भी मैनेज करें कि टैक्स को कैसे कम करना है या किस तरह से उसको जो है वो अवेल करना है इस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है ग्लोबल लेवल पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होती हैं। अब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती हैं और वो बेसिकली अपना काम करते हैं। और ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्सिडरी होती है बेसिकली वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग या अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ग्लोबल की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। ये एक ही जगह से बेसिकली कंट्रोल हो रहा होता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसी तरह का फॉर्मेट चलेगा, वही स्टैंडर्ड चलेगा और हर तरह की जो डाटा है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्लानिंग आपको ट्रांसफर हो रही होती है। इंटरनेशनल, ये इट्स लाइक अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, लेकिन ये कुछ मैटर्स के अंदर ये डिपेंड कर रहा होता है अपने हेडक्वार्टर पे या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। अब वो क्या हो सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को कितना आपने वो मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्लानिंग वहाँ से ली जा सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम कहते हैं वो आपको हेडक्वार्टर से लेनी पड़ती है, ठीक है। हेडक्वार्टर से आपको जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली लेनी पड़ती है, कितनी प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर। इस ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सब्सिडीज ये दोनों मिलके वर्क टुगेदर करते हैं, एक इकट्ठे मिलके स्ट्रेटजीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से मार्केट में आना है और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज डाटा ये मिक्स हो के जो है वो कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे कि जिसमें पेरेंट एंड हेडक्वार्टर जो हैं वो हेडक्वार्टर एंड सब्सिडी जो है वो मिल के कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो ये बेसिकली था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हमें कमेंट्स में बताएं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।